नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। पूरा देश इस समय भक्ति के भाव में डूबा है। कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के वाशिम से किसानों के खाते में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये की राशि डाली जाती है, उसकी 2,000 की किस्त डालने वाले हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कल किसानों के खाते में महाराष्ट्र के वाशिम से पूरे देश के किसानों के खाते में डाले जाएंगे। मित्रों, पिछले लगभग 120 दिनों में किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। आप जानते हैं, हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती। किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। एक फैसला जिसका हमारे तिलहन के उत्पादन पर और उसकी कीमतों पर व्यापक असर पड़ रहा है, वो था कि देश में अब जो तेल आयात होंगे, पहले 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी उन पर, लेकिन अब वो बढ़ के प्रभावी रूप से 27.5% हो गई है। सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सरसों हो, सूरजमुखी हो, तिल हो, ये हमारे तेल के सबसे बड़े खाद्य तेल के स्रोत हैं। पहले सस्ता पाम ऑयल और बाकी तेल मध्य प्रदेश में आ रहे थे, उसके कारण सोयाबीन वगैरह के दाम भी काफ़ी कम हुए थे। इस फैसले से एवरेज अभी 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के दाम बढ़े हैं और बढ़ने का क्रम जारी है। तो एक तरफ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर विदेशों से आने वाले खाद्य तेल को जो लाना चाहते हैं उनको ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे, उससे हमारी मिलों को, हमारे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ सोयाबीन भी खरीदने का फैसला सरकार ने किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ताकि ठीक दाम दिए जा सकें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जिन राज्यों ने चाहा वो खरीद करेंगे। और समानांतर हमारी भावांतर भुगतान योजना भी, अगर कोई राज्यों की मर्जी पर है कौन सी योजना में वो शामिल होना चाहते हैं, वो भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश भी बासमती चावल उत्पादित करता है। अभी बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी, जिसके कारण एक्सपोर्ट महंगा हो रहा था। तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी गई है। अब वैसे ही चावल निर्यात होगा, इससे बासमती के दाम बढ़ेंगे और गैर बासमती चावल पर से भी जो निर्यात पर प्रतिबंध था वो हटा लिया गया है। तो निर्यात के कारण भी धान के दाम बेहतर किसानों को मिलेंगे। प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी प्याज पर भी 40% थी, वो घटा के 20% की गई है। ये सारे फैसले इसलिए किए गए कि किसान को
ठीक दाम मिल सकें। अभी कल 2 बड़े फैसले हुए हैं, उनके बारे में मैं आज जानकारी देना चाहता था। भारत अपनी कुल जो खाद्य तेल की आवश्यकता है वो 29.2 मिलियन टन 22-23 में थी, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है हमारे ऑयल सीड से वो 12.7 बिलियन टन ही खाद्य तेल का उत्पादन हो पाता है, और बाकी मांग पूरा करने के लिए हमको विदेशों पर या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कल एक बड़ा फैसला किया गया है कि आयात पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बने, इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से। हमारे यहाँ अभी जो ऑयल सीड्स हैं उनका उत्पादन काफ़ी कम है, और इसलिए उन्नत बीज किसानों को ICAR ये बीज बनाएगा, ब्रीडर सीड, उससे सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्नत बीज किसानों को ICAR ये बीज बनाएगा, ब्रीडर सीड, उससे सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। 600 क्लस्टर इसके लिए पूरे देश में बनाए जाएंगे। 347 जिले के 21 राज्यों में जहां भी ऑयल सीड्स का उत्पादन होता है उन राज्यों को विशेष रूप से लिया गया है। किसानों को इन क्लस्टर्स में फ्री में बीज, उनको ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी कैसे खेती करें जिससे ज़्यादा उत्पादन हो, और वो जो उत्पादित करेंगे उसकी 100% खरीद, मतलब जितना वो उत्पादन करेंगे पूरा खरीदा जाएगा। ऐसी सुविधाएं किसान को इस मिशन के अंतर्गत दी जाएगी। ये हर साल 10 लाख हेक्टर पूरे देश में ये खेती की जाएगी। एक बार 10 लाख जिस हेक्टर में करेंगे, अगली बार फिर दूसरे 10 लाख हेक्टर लेंगे। 7 साल में लगभग 70 लाख हेक्टर एरिया इस योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65 नए बीज केंद्र बनाए जाएंगे। अभी 35 है, तो कुल मिला के 100 हमारे बीज केंद्र बनेंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएगी। और उन राज्यों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ केवल एक फसल लेते हैं खरीफ की, जैसे धान खरीफ की हो गई तो बाद में खेत खाली छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें नमी इतनी रहती है कि धान के बाद ये फसलें ली जा सकती है। इंटर क्रॉपिंग का भी उपयोग करेंगे। कपास है तो उसके बीच में सोयाबीन, अलग अलग फसलों के बीच में ये फसलें लगाई जा सकती है। और पूरी खरीद किसानों से करेंगे। एक बड़ा फैसला ये कल हुआ है, इसका डिटेल भी मैं आपको दूंगा। और कल और 1 लाख करोड़ रुपए की एक योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जो किसानों के हित में है और हमारे खाद्य सुरक्षा को भी सुरक्षित करेगी। हमने 2 योजनाएं, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरी कृषि उन्नति योजना,
ये 2 योजना बनाई हैं। इन योजनाओं में कुल मिला के 1,01,321 करोड़ 61 लाख रुपया खर्च होंगे। इन योजनाओं में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना, फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि का यंत्रीकरण, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण, कृषि के स्टार्टअप्स के लिए निधि, ये सब चीजें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत और कृषि उन्नति योजना में जो विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी देश की, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, अभी एक मैंने जो जिक्र किया राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, वो भी इसी में आएगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन, NER के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन और कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना, डिजिटल कृषि मिशन और कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, इस पर एकीकृत योजनाएं बनेंगी। इन योजनाओं को बहुत लचीला रखा गया है। पहले ये होता था कि केंद्र सरकार को योजना बना देती थी और सब राज्यों से कहती थी एक साथ एक जैसी लागू करो, लेकिन जो चीज़ असम में लागू होती है वो गुजरात में लागू नहीं होती। इसलिए राज्यों के ऊपर ये छोड़ा गया है कि वो जिस भी योजना को उपयोगी समझते हो अपने राज्य की आवश्यकता के हिसाब से वो उसको चुन सकते हैं। पहले एक योजना का पैसा दूसरी योजना में खर्च नहीं होता था, अब वो चाहें तो ये मना कर सकते हैं कि ये योजना हमें लागू नहीं करनी, इस योजना का पैसा हम केवल इस योजना में लगाएंगे। तो उनको ये स्वतंत्रता है कि जो चीज़ उनके लिए उपयोगी होगी, जो योजना, वो उसमें ज़्यादा पैसा लगा सकेंगे और स्वीकृति भी इन सब चीज़ों की एक साथ हो जाएगी। नहीं, हर एक योजना के लिए अलग अलग जाना पड़ता था। इसके कारण दोनों काम होंगे, एक उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, दूसरे हमारी खाद्य सुरक्षा को हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। क्योंकि कल ही ये फैसला कैबिनेट ने किया तो मुझे लगा कि विस्तार से, बहुत विस्तार में तो मैं नहीं गया, लेकिन कम से कम किसानों तक ये बात पहुँचे कि ये योजनाएं हमारे लिए लागू की गई है। पिछले 120 दिनों में लगातार किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और आगे भी लगातार ये फैसले जारी रहेंगे। इसके बाद में भी आए दिन किसान लोग हैं वो कहते हैं आंदोलन करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी मोदी का साथ इसकी नजर आती है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, तो कभी कहाँ रह जाती है? देखिए, अच्छा करते जाओ और किसानों के बीच रखते जाओ। मैं तो हर सप्ताह किसानों से मिल रहा हूँ, तो किसान भाई आते हैं, अलग अलग किसान संगठन आते हैं और वो योजनाओं की प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का विरोधी दल को भी हक है। और किसान भाई बहन अपने लिए तो भगवान है, उनकी सेवा भगवान की पूजा है। तो जो कहते हैं सुनते हैं और जो बेहतर से बेहतर होता है करते हैं। लोकतंत्र में मैं समझता हूँ लगातार जारी रहता है, लेकिन विरोध पक्ष केवल खुद ने कुछ नहीं किया। मैंने तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में बताए। अगर आप कहें तो मैं एक ही उदाहरण आपको देता हूँ, लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि झारखंड मुझे पहुँचना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं आदर करता हूँ, मैंने राज्यसभा में भी कहा, लोकसभा में भी कहा, लेकिन लाल किले की प्राचीर के सारे भाषण मैंने पढ़े। मैंने कहा किस प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने क्या क्या कहा, पढ़ तो शिवराज, तो पता चलेगा कि किसका सोच क्या था, कितने आगे बढ़े, कितना रह गए। मैं सबके भाषण पढ़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिए, 3 अपवाद है 17 साल में, एक आध बार कैजुअल नाम ले लिया, बाकी खेती किसानी का कभी नाम ही नहीं लिया। कांग्रेस की प्राथमिकता कभी ना खेती रही ना किसानी रही। आप तुलना करके देख लें, जब कांग्रेस की सरकारें थी या जहां राज्य में है, कितना MSP को उनने खरीदा,
मध्य प्रदेश के आंकड़े निकालने कितना एमएसपी पे खरीदते थे, कभी फसल बीमा योजना का लाभ मिलता था? जिनने एक दाना नहीं खरीदा उनको तो एमएसपी की बात करने का अधिकार ही नहीं। हमने एमएसपी की दरें भी बढ़ाई है, खरीदी भी सुरक्षित की है। मैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मसूर, उड़द, चना पूरा का पूरा खरीदेंगे। ये तो कभी खरीदते ही नहीं थे। तो हम काम कर रहे हैं लगातार किसान की बेहतरी के लिए, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि अब ये पूर्ण विराम है, आगे और जारी रहेगा। योजनाएं हैं जिसमें सबके लिए फायदेमंद सुविधाएं हैं, उसके बाद भी आपके विभाग से ये मूल्य निर्धारण क्यों नहीं हो पाता? कितनी महंगाई बढ़ रही है, 100 रुपये किलो दाल हो रही है और तेल जो है एकदम 300 रुपये बढ़ गया, तो इस पे कंट्रोल क्यों नहीं होता है? देखो, दोनों चीजें करनी पड़ेगी भाई। किसान को भी जिंदा रखना पड़ेगा, नहीं वो खेती काय को करेगा? फिर जो मिल रहा है वो भी खाने नहीं मिलेगा। किसान को भी जिंदा रखना पड़ेगा। और सरकार ने एक व्यवस्था की है, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो लगभग हर 15 दिन में बैठती है और कीमतों का विश्लेषण करती है। तो इसलिए हम बफर स्टॉक बना रहे हैं, प्याज का, आलू का, दाल का, चावल का बफर स्टॉक इसलिए बनाए गए कि अगर बाजार में महंगाई बढ़ जाए तो हम जनता को सस्ता उपलब्ध करा सकें या रिलीज कर सकें। आपको एक पक्षी सोच से काम नहीं चलेगा। आपको किसान को भी लाभकारी मूल्य देने पड़ेंगे और जहां जरूरत पड़े वहां उपभोक्ता को भी राहत देने के लिए बफर स्टॉक बना के व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों काम सरकार कर रही है। टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल करते हुए मेरे को लगभग 20 साल हो गए और आपने सदैव मेरे को निराश नहीं किया। आज भी मैं वही सवाल करूंगा। आपके विभाग ने एक डिसीजन लिया है कि देश की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के, उनको 15,000 ड्रोन खरीदकर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 5.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मध्य प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा मिले, इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं डिजिटल बात आपसे कर लूं। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन अभी कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। उसके बहुत फायदे होंगे। फायदे ये होंगे कि अभी रेवेन्यू का अमला किसान की हर चीज का रिकॉर्ड रखता है। कई बार रामलाल की जमीन श्यामलाल के नाम हो जाती है, रामलाल को पता ही नहीं चलता क्योंकि आदमी करता है। अब ये सारा डिजिटाइज कर देंगे तो ये हेर फेर ऐसा हो नहीं सकता रिकॉर्ड में किसी भी हालत में। दूसरे, अभी ओले गिर गए तो पता चला जिसके यहाँ गिरे उसका नुकसान ही नहीं आया, जिसके यहाँ नहीं गिरे उसको फायदा मिल गया। कई बार ये शिकायतें आती है। अब डिजिटली ये किया जाएगा रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कि अगर नुकसान हुआ तो वास्तव में कितना हुआ है। कोई फसल अगर बोई है तो फसल बीमा योजना में कई बार ये पता चलता था कि हाँ तो ये फसल ही नहीं थी। अब फसल बोते समय ही जैसी फसल आएगी उसके फोटोग्राफ वीडियो बना के अपलोड कर दिए जाएंगे इस मिशन के अंतर्गत, तो कोई हेराफेरी संभव नहीं होगी। तो डिजिटली टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किसान को जितना लाभ दिया जा सकता है उतना लाभ देने के प्रयत्न लगातार जारी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत ही ड्रोन दीदी ये कल्पना है। दीदियों को ट्रेनिंग भी दी गई है, दीदियां कई जगह बहुत सक्सेसफुली काम भी कर रही है। तो मध्य प्रदेश को भी पर्याप्त मात्रा में ड्रोन दिए जा रहे हैं। ड्रोन में एक समस्या आई थी, बैटरी जो उड़ाने वाली है उसका समय काफ़ी कम था और इसके बाद एक बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो बहनों को ड्रोन दीदी परेशान रहती थी कि अब करें क्या। तो अब एक नहीं 5 बैटरी ड्रोन दीदी को देंगे ताकि एक डिस्चार्ज हो जाए तो जब तक वो चार्ज हो उनके पास विकल्प हो तो वो लगातार ड्रोन उड़ा सके। ये अभी अभी ध्यान में आया, इसलिए रास्ता निकाला। देखिए, निश्चित तौर पर जो अलग अलग है, जैसे मैंने एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात की, वो भी इसी का अंग है कि अब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात कही तो पहले नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहना, लेकिन अब इसको एक समन्वित रूप से चलाने का काम होगा तो उसका लाभ मिलेगा। ये सब
सोच समझ के अब तक के अनुभवों के आधार पर बनाई है और ये कृषि में उत्पादन भी बढ़ाएगी, उत्पादन की लागत भी घटाएगी, दोनों काम करेगी। तो किसान को भी लाभ होगा और हमारी खाद्य सुरक्षा, कई चीज़ों में अब दालों में हम आयात करते हैं, तिलहन हम आयात करते हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता इन फसलों में बढ़ेगी। सर, मेरा सवाल ये था कि आप तमाम अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, तमाम